नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। पहले समझते हैं क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड। जैसे कि जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड होता है, ठीक है, जब वो वाटर के कंटेक्ट में आता है, मीन्स कि जो रिवर के अंदर अगर वाटर प्रेजेंट है और उसके जो बैंक ऑफ द रिवर है वहाँ पर सैंड प्रेजेंट है, वो तो ड्राई रहेगा। तो जब वो वाटर सैंड के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर जो ड्राई हमारा सैंड है उसका वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे जो मॉइस्चर है सैंड पार्टिकल्स के अंदर एंटर कर जाएगा और उससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। इसे ही हम बोल देते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। मीन्स एक थिन फिल्म, ठीक है, फॉर्म अराउंड जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है वाटर की। ठीक है, एंड विच कॉज देम टू गो अपार्ट, जिससे कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं दूर दूर हो जाएंगे और उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ सैंड caused by the films of water pushing the sand particles apart is called bulking of sand। मैंने आपको बताया कि जब वाटर एंटर कर जाएगा सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर तो उनको अपार्ट कर देगा, मतलब एक दूसरे से अलग अलग कर देगा, जिससे कि क्या होगा, उनका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। नेक्स्ट, if sand is measured by volume and no allowance is made for bulking then concrete will be richer। ठीक है, अगर जो हमारा सैंड है उसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में मेज़र कर रहे हैं और बल्क के फॉर्म में, मतलब टोटल के फॉर्म में हम जो लेते हैं, ठीक है, नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए अलाउंस नहीं है, जो कंक्रीट हमारा होगा क्या होगा, वो रिचर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही बेटर होगा। ठीक है, सो इफ़ सैंड इज़ मेजर्ड बाय वॉल्यूम एंड नो अलाउंस इज मेड फॉर बल्किंग देन कंक्रीट विल बी रिचर। ऑब्वियस सी बात है, कंक्रीट जो होगा वो ज़्यादा रिचर होगा। ओके, अब हमको अगर फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ बल्किंग तो कैसे करेंगे? जो हमारा ड्राई था, मतलब कि ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ जो सैंड थी वो उसमें से माइनस क्या करेंगे, जितना इंक्रीमेंट हुआ वॉल्यूम में वो, तो ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारा निकल आएगा परसेंटेज ऑफ बल्किंग सैंड। ओके, तो ये हमारी कहानी हो गई बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। इसके बाद अब हमारा जो बीएमसी है उसका 2 से 3 चैप्टर, मतलब कि जो कंक्रीट है, सीमेंट है, एग्रीगेट, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो खुद को रिकॉग्नाइज करने के लिए, खुद को मतलब चेक करने के लिए आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, या फिर जो पढ़ा तो क्या वो वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करेंगे यहाँ से, एग्रीगेट, मोर्टार एंड कंक्रीट, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, वेट, अभी मैंने आपको बताया बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है बल्किंग ऑफ सैंड से। तो बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए। ठीक है, इसका पढ़ लेते हैं हम। सॉल्यूशन क्या दे रखा है, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज 4% एज वॉल्यूम ऑफ सैंड गेट इंक्रीज बाई 25%। जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट 4% होगा तो हमारा जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा सैंड का वो 25% होगा। ठीक है, बिकॉज सैंड हैज़ टेंडेंसी टू इंक्रीज द वॉल्यूम when is exposed to moisture। okay, then it is fine। बल्किंग ऑफ सैंड से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सेकंड क्या आता है हमारा कि बल्किंग ऑफ सैंड इज डिफाइंड एज, मैंने अभी आपको बताया, जब इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, द मास ऑफ द सैंड इज
in a given volume? No. Loading of sand so that it occupies minimum volume? No. Increase in the volume of sand due to moisture which keeps sand particle apart. मैंने अभी आपको यही लाइन बताई थी कि जब वो मॉइस्चर कंटेंट एंटर कर जाएगा तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो अपार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एज इट इज़ डेफिनेशन ऐसे पूछ ली है। सेकंड हो गया, डन। थर्ड क्या बोल रहा है कि इफ़ द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज़ 2.51 इट कैन बी ग्रेडेड एज। कल मैंने आपको बताया था फाइनेस्ट मॉड्यूलस के बारे में, बट मैंने वहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं की थी। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं जो कि पूछ लेते हैं। एक होता है फाइन सैंड के लिए, एक होता है मीडियम सैंड के लिए, एक होता है कोर्स सैंड के लिए। तो फाइन के लिए जो होता है 2.2 से 2.6 होता है, मीडियम के लिए होता है 2.6 से 2.9 होता है, कोर्स के लिए होता है 2.9 से 3.2 होता है, ठीक है। तो यहाँ किसके लिए पूछा है इसने, फाइन एग्रीगेट के लिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी यहाँ पर दे रखा है फाइन एग्रीगेट इज़ 2.5 n। तो यहाँ पर कौन सा टाइप हो जाएगा सैंड का हमारा, मैंने बताया 2.2 से 2.6 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा फाइन सैंड। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि phenomena commonly observed in river sands for which adequate precautions need to be taken, estimating, measuring and receiving sands at कंस्ट्रक्शन साइट इज़, ठीक है। मैंने अभी जो आपको बताया था कि अगर ड्राई जो सैंड है प्रेजेंट है बैंक ऑफ द रिवर के पास, तो वहाँ से वो मॉइस्चर क्या होगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके जो सैंड के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। उसे हम बोल देते हैं क्या, बल्किंग ऑफ सैंड। ओके, डन। The next one is if bulking of sand is not taken into account for volumetric proportioning of concrete, what will be the result? मैंने क्या बोला था अभी आपको कि अगर हम वॉल्यूम को कंसिडर कर रहे हैं और बल्किंग को अकाउंट नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं हमारे। कह रहा है कि मोर क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड, लेस क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था क्या कि वहाँ पे जो कंक्रीट विल बी रिचेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट पर बैग ऑफ सीमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, डी ऑप्शन इज right for this question. And the next one is compaction factor apparatus is used to measure which of the following properties of concrete। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे क्या कंक्रीट, तो वहाँ पे क्या था, कॉम्पैक्शन फैक्टर apparatus का यूज़ किसके लिए करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए करते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी के लिए करते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी विद एडमिक्सचर और कोहेसिवनेस। तो हम जो कॉम्पैक्शन फैक्टर एप्रेटस होता है उसका यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एडमिक्सचर की। एडमिक्सचर की बात करें तो एडमिक्सचर क्या काम करते हैं। एडमिक्सचर जो होता है वो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है, ठीक है। मींस कंक्रीट में हम ऐसा कुछ ऐड कर दें या कर रहे हैं जिससे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है चेंज हो रही है, उसे हम बोल देते हैं एडमिक्सचर। ओके, सो एनीथिंग एडेड इन कंक्रीट अदर देन वाटर, सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज एडमिक्सचर। जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि इन सब के अलावा कंक्रीट को अगर हमको मॉडिफाई करना है उसकी प्रॉपर्टी को, तो जो हम एक्स्ट्रा जो एनीथिंग मतलब उसमें हम ऐड करते हैं उसे ही हम बोल देते हैं एडमिक्सचर। तो वो क्या है एक्स्ट्रा थिंग्स, वो क्या हैं मतलब जिनको हम ऐड करेंगे तो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेंस हो जाएगी, उसको अब हम देखते हैं। फर्स्ट जो होता है उसे बोल देते हैं प्लास्टिसाइजर्स, सेकेंड सुपर प्लास्टिसाइजर, थर्ड वन इज रिटार्डर्स, एसिलरेटर्स एंड लास्ट इज एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर। अब इनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे क्या होते हैं ये, क्या इनका यूज़ है। ओके,
सो जैसे कि अब हम बात करते हैं प्लास्टिसाइज़र। तो जो प्लास्टिसाइज़र होता है उसको हम बोलते हैं वाटर रिड्यूसर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो पानी है, पानी की ज़रूरत को कम कर देते हैं। ठीक है, या तो जो पानी है, पानी उतना ही यूज़ करें जितनी हमको नीड है, अदरवाइज़ उसमें हम प्लास्टिसाइज़र यूज़ कर लेंगे, जिससे कि उसकी वर्केबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसको अब और डिटेल में हम देखते हैं। मैंने क्या बताया कि इसको हम बोलते हैं वाटर रिड्यूसर। ठीक है, अब आपने सुना होगा एक जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लो, वाटर देखो जो पानी है, पानी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट थिंग ये हो गई कि जो पानी की क्या इम्पोर्टेंस होती है। वाटर और जो सीमेंट का जो रेशियो होता है, मीन्स कितना पानी यूज़ किया और उसके रिस्पेक्ट में कितना सीमेंट यूज़ किया। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। ओके, अब अगर हम वाटर ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, इससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी तो बढ़ेगी बट उसकी स्ट्रेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है और उसमें श्रिंकेज ज़्यादा होती है। श्रिंकेज मीन्स पानी जो है, पहले जैसे मैंने पानी को डाला मिक्सचर के अंदर तो वो पहले जगह बना लेती है। ठीक है, बाद में जब वो पानी जो है इवापोरेट हो जाएगा तो वो कंक्रीट में श्रिंकेज ला देगा। जब श्रिंकेज ला देगा तो उसमें क्रैक्स आ जाएंगे ना कंक्रीट में, और जो फाइनली वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसको हम ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उसमें श्रिंकेज ना आए, उसमें क्रैक्स ना आए, क्योंकि ये सब बहुत चीज़ें हार्मफुल होती हैं ना, इसलिए हम वाटर सीमेंट रेशियो को मेंटेन करके रखते हैं। अब दोनों का जो रेशियो है, मीन्स वाटर एंड सीमेंट का सेम रखना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। अदर वाटर कम हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे प्लास्टिसाइज़र ऐड कर दीजिए आप। वाटर कम यूज़ करना है तो वो उसकी क्या नाम है, फुलफ़िल कर देगा, उसकी जो नीड है वाटर की वो प्लास्टिसाइज़र फिल कर देता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसाइज़र जो होता है, नॉर्मल जो प्लास्टिसाइज़र्स होते हैं वो 10 to 15% पानी की ज़रूरत को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है सुपर प्लास्टिसाइज़र। सुपर प्लास्टिसाइज़र नियर अबाउट 30% वाटर को रिड्यूस करता है अगर इसको हम ऐड करते हैं एग्रीगेट में तो। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे सुपर प्लास्टिसाइज़र होते हैं इनको हम देखते हैं। एक होता है हमारा मॉडिफाइड लिग्नो सल्फेट। लिग्नो सल्फेट खाली क्या होता है, प्लास्टिसाइज़र। जब उसको और मॉडिफाई करते हैं तो हो जाता है हमारा सुपर प्लास्टिसाइज़र। एक होता है सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ये सब नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ याद रखिएगा, पूछ लेता है इसमें से। नेम कभी कभी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, एक होता है नैफ्थलीन फॉर्मल्डिहाइड आर यूज्ड एज सुपर प्लास्टिसाइज़र। ओके, अब क्या है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिटार्डर एंड एसीलरेटर। ये दोनों कंप्लीट हो गए, हमारा आता है रिटार्डर्स एंड एसीलरेटर्स। तो रिटार्डर मतलब कि रिटार्डर प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस जो होती है हमारी उसको रिटार्ड कर देता है। ठीक है, और जो एसिलरेट है वो उसकी प्रोसेस को एसिलरेट कर देगा। जो हमारा सेटिंग टाइम है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए जो सबसे जाना पहचाना जो नेम है आपका क्या है, वो है जिप्सम, मीन्स कि कैल्शियम सल्फेट। ओके, CaSO4। फिर मैंने क्या बताया, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यूज़ करते हैं रिटार्डर के रूप में, हम यूज़ करते हैं जिप्सम को। तो जिप्सम जो होता है समय बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स जैसे कि हमारी रेडी जो कंक्रीट है उसको शेप देना है। ठीक है, और उसको जहाँ पर यूज़ करना है उसको ले जा पाओ वहाँ तक, और कॉम्पैक्शन वगैरह जो होता है। ठीक है, ओवरऑल उसको जो भी प्रोसेस है उसकी कंप्लीट हो पाए अच्छे से। ठीक है, तो वो जो टाइम प्रोवाइड करता है, ठीक है,
उस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक के लिए जो वो टाइम प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा क्या, रिटार्डर होता है। ओके। और दूसरी बात क्या होती है कि जो सीमेंट होती है हमारी उसका रिएक्शन होता है जब उसमें हम वाटर ऐड करते हैं या फिर उसको बोलते हैं कि हाइड्रेशन होता है, तो उस प्रोसेस को फ्लो करता है क्या, ये जिप्सम। ठीक है। और दूसरी बात कि जब इसका हम जो यूज़ करते हैं जिप्सम का, वो 2 से 3% ही यूज़ करते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे एसीलरेटर का काम करने लगता है। ठीक है। तो उसकी लिमिट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो अगर 2 से 3% यूज़ किया देन ओके, अदरवाइज ये वर्क करेगा लाइक एसीलरेटर। ओके। तो ये हमारी हो गई कहानी कुछ रिटार्डर के बारे में। अब दूसरा जो हमारा क्या है, एसीलरेटर। ओके। अब इसकी बात हम करते हैं एसीलरेटर की। तो इसमें क्या आता है कि कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। पहले इसको हम बताते हैं क्या होता है। मान लीजिए आप ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर है, मीन्स टेम्परेचर बहुत ही कम है। अब वहाँ पे जैसे कि हम कंक्रीट और सीमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाती है। ठीक है। या फिर स्ट्रेंथ वहाँ पे गेन ही नहीं हो रही है, जो शेप हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो शेप आ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में हम वहाँ पे एसीलरेटर का यूज़ करते हैं। तो एसीलरेटर क्या करेगा कि उसकी जो प्रोसेस है उसकी प्रोसेस को तेज़ कर देगा, मीन्स जल्दी जल्दी वो सेट हो जाएगी और वो उस शेप में आ जाएगी। ठीक है। और स्ट्रेंथ आ जाएगी उसमें धीरे धीरे। ठीक है। तो ये काम होता है एसीलरेटर का। तो ये कौन काम कर रहा है, मीन्स कि एसीलरेटर जल्दी से वो सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर दे रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी एसीलरेटर की। इससे जो एसीलरेटर है, तो सबसे अच्छा मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है। कि जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, एसीलरेटर का कैल्शियम क्लोराइड और रिटार्डर का जिप्सम, इट्स अ फेमस वर्ड ऑफ द बीएमसी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द बीएमसी। तो आपको इसको याद करना ही करना है। मैंने क्या बताया, कैल्शियम जो क्लोराइड है उसको हम केवल अप टू 2% यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर इससे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि CaCl2 अप टू 2%, अगर इससे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये वर्क करने लगेगा लाइक अ रिटार्डर। ओके। तो इसकी यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है 2%। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि एक होता है सोडियम क्लोराइड सिलिकेट, ये भी हमारा काम करता है किसका, रिटार्डर का। एक होता है हमारा फ्लोरो सिलिकेट। ओके। तो ये 2 से 3 नाम है हमारे एसीलरेटर के। और जिप्सम को मैंने आपको बताया ही रिटार्डर होता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एंड जो लास्ट हमारा बचता है वो है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर। अब ये क्या होता है, एयर इंट्रेनिंग। एयर इंट्रेनिंग में क्या होता है कि जो हमारी कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट में बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। ठीक है। तो बबल्स जो हैं उनको वो अगर इसको हम मिक्स कर देंगे एयर इंट्रेनिंग वहाँ पे, तो वो उसको रेड्यूस कर देगा। ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो उसकी वर्कबिलिटी है बढ़ जाएगी। आप कंक्रीट को इजीली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। इन एनी शेप आप जिसमें चाहते हैं, अगर वहाँ पे बबल्स नहीं रहेंगे तो। अगर वहाँ पे बबल्स रहेंगे तो हमको काम करने में डिफ़िकल्टी होगी ना, इसलिए हम यूज़ करते हैं एयर इंट्रेनिंग की। ठीक है। और एक ये होता है कि ये ब्लीडिंग जो होती है हमारी, एक अभी आगे बताऊंगी आपको, सेग्रीगेशन होता है, एक होता है ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग को ये प्रिवेंट करता है। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि जब हम बनाते हैं कंक्रीट, तो जो उसमें से फाइन एग्रीगेट बाहर निकल जाता है वाटर के साथ, उसको बोल देते हैं ब्लीडिंग। अब जब हमारा कोर्स एग्रीगेट निकलता है वाटर के साथ बाहर, तो उसको हम बोल देते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है। ये हमारा होता है एक ब्लीडिंग, एक होता है सेग्रीगेशन। ये बोल रहा है कि ये ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है, या आप बोल सकते हो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन में ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल करता है। ठीक है। हेल्पफुल है एयर इंट्रेनिंग, मीन्स उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होनी पाएगी अगर हम इसको ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए हमारा टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहाँ पे वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा हुआ तो वो पिघल जाएगा, तो इसे बोल देते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन। तो क्वेश्चन में आ गया कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग कंडीशन को अगर हमको मेंटेन रखना है और स्ट्रेंथ भी कम ना हो, तो हम किस एडमिक्सचर का यूज़ करेंगे,
तो सिंपली हम वहाँ पे एयर इन ट्रेनिंग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। ओके, बट इन केस अगर जो एयर है वो एंटर कर गई है अंदर, तो वो उसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एडमिक्सचर और इसके जो भी टाइप्स थे। तो ये हमारा कुछ जो इम्पॉर्टेंट रहा आज का वीडियो अबाउट द एडमिक्सचर एंड एग्रीगेट। आज हमारा कंप्लीट हो गया एग्रीगेट और एडमिक्सचर दोनों। कल हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो और ये हमारे कंटेंट समझ में आ रहे हों तो इसको प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।